जय हिंद। मैं रतन कुमार संस्कृति क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम का व्याख्या करेंगे। इसके पहले हम लोग मंगलम पाठ का पूरा व्याख्या कर चुके हैं। इसके बाद के एक और पाठ है, उसका नाम है आलस कथा। आलस कथा का हम लोग व्याख्या करेंगे। तीनों पाठ का जब व्याख्या हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसका प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए हम लोग ये दूसरी पाठ जो है पाटलिपुत्र वैभवम का आज हम लोग व्याख्या करें। इसमें लिखा हुआ कि बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम अधार्यत। मतलब हुआ कि बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी काल से महत्व को धारण करते आ रहे हैं। ये इसका अर्थ है, बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी काल से महत्व को धारण करते आ रहे हैं। तो उसके बाद लिखा है अस्य इतिहास। अस्य इतिहास सार्ध, सार्ध मतलब होता है आधा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो सार्ध सहस्त्र मतलब होता है हजार, द्वय मतलब होता है दो, वर्ष मतलब होता है साल, परिमिता वर्तते बताया जाता है। इसका इतिहास जो है, इसका इतिहास 2500 वर्ष बतलाया जाता है। इसका इतिहास 2500 वर्ष बतलाया जाता है। पूछेगा कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना बतलाया जाता है, तो 2500 वर्ष बतलाया जाता है। अत्र धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्रम, धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। यह जो क्षेत्र है, यहाँ धार्मिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का और उद्योग क्षेत्र का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। यह जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का और उद्योग क्षेत्र का, ये तीनों क्षेत्र का जो ध्यान आकर्षण करते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ये तीनों क्षेत्र से काम होते हैं। जैसे हम लोग के धार्मिक क्षेत्र के लिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महान लोग हुए, जैसे गुरु गोविंद सिंह, जैसे अलग अलग जो महान लोग हुए यहाँ पे पैदा, इसलिए धार्मिक क्षेत्र, जैसे कि इसी के आसपास से आपको बुद्ध भी मिलेंगे, इसी के आसपास से महावीर भी मिलेंगे, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का परंपरा भी यहाँ पे हुआ, सिख धर्म का भी परंपरा हुआ, इसलिए यह धार्मिक क्षेत्र में बहुत आगे है। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे बिहार की जो राजधानी है पटना, वो हमारा राजनीतिक केंद्र है, इसलिए ये राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी बहुत। उसके बाद उद्योग क्षेत्र, उद्योग में बहुत ऐसे पुराने जमाने में, आगे जब आप लोग अध्ययन करेंगे तो पुराने जमाने में यहाँ पे गुलाब की खेती होती थी और कई सारे उद्योग यहाँ पे होते थे, इसलिए ये उद्योग के लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके बाद है विदेशिका यात्रिना मेगास्थनिज फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृत पाटलिपुत्र से वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कह रहा है कि यहाँ पे विदेशी यात्री आए थे, कौन सा, मेगास्थनिज। तो पूछेंगे कि पहला में कि इसमें विदेशी यात्री कौन कौन सब थे, तो बताएंगे मेगास्थनिज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये विदेशी यात्री थे। इन लोगों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र के बारे में बताए हैं। अपने संस्मरण ग्रंथों में यहाँ पर लिखा भी हुआ विदेशी यात्री मेगास्थनिज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये लोगों ने क्या बताया इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया था या किया है। मतलब उसके बाद कहते हैं पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। कहता इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय किया गया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय किया गया है। तो इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय किया गया है। उसके बाद है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरस अंतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसुधि विचित्रम महानगरम बभूव। कहता है प्राचीन काल से भारत में नगरों में जितने भी नगर हैं उसमें पाटलिपुत्र जो है गंगा के किनारे बसा हुआ। पाटलिपुत्रम अनुगंगम, अनुगंगम मतलब गंगा के किनारे, वसुधि विचित्रम बसा हुआ विचित्र महानगर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र एक महानगर था। तो पाटलिपुत्र जो है, पटना जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ और प्राचीन भारतीय नगरों में सबसे विचित्र नगर है। उसके बाद है तद विषय, उसके विषय में
दामोदर गुप्तो नामक कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनीम ताख्य काव्य कथयति, कहता कुटनीम ताख्य काव्य में कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं इसमें कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहता है अस्ति, अस्ति का मतलब होता है अस्ति महितल तिलकम, मही मतलब होता है पृथ्वी के तल का तिलक, मतलब कह रहा है पृथ्वी के तल का ललाट है, पृथ्वी के तल का ये तिलक है, ललाट है। सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती मतलब होता है ज्ञानियों का, सरस्वती मतलब होता है ज्ञान का, ज्ञान का कुलगृह है, मतलब यहाँ पे ज्ञानी लोग पैदा हुए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग पैदा हुए, इसलिए इसे कहते हैं सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती के कुल का, वंश का गृह है ये, मतलब यहाँ पे ज्ञानियों का वंश पैदा हुआ है। महानगरम, ये महानगर है, कहता है ये जो महानगर है पटना, ये महीतल का तिलक है, मतलब धरती के तल का तिलक है, ललाट है, मस्तक है पूरे धरती का, और कह रहा है ये ज्ञानियों का कुल वंश है, कुल घर है ये इसका। इसका नाम ना, इसका नाम क्या है? पाटलिपुत्रम, इसका नाम क्या है? पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदर स्थानम, ये क्या करता है? ये इंद्र के राज्य को, इंद्र के स्थान को भी के समान शोभावान है, मतलब स्वर्ग के समान शोभावान है, यह स्वर्ग को भी परिभूत करने वाला है, स्वर्ग को भी पीछे छोड़ सकता है, इतना सुंदर नगर है ये। हालांकि अब तो नहीं है, अब तो बर्बाद है। तो यह कहता है कि ये इंद्र के समान शोभावान या इंद्र के स्थान को भी परिभूत करने वाला जगह है ये पटना। तो कहता है ये पृथ्वी के तल का तिलक है और ज्ञानियों का कुलगृह है, ये पटना जो है ये इंद्र के स्थान को भी परिभूत करने वाला है। उसके बाद कहता है इतिहासे सूर्यते यत् गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसित, आसित मतलब होता है था, अस्ति मतलब होता है। कहता है इतिहास, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम था। इतिहास में सुना जाता है कि जब 2500 वर्ष पहले जब बुद्ध थे दुनिया में, तो उस समय गंगा के किनारे जो गांव था उसका नाम था पाटलिग्राम, अब उसी का नाम हो गया पाटलिपुत्र, महानगर हो गया। तो अब तो पटना हो गया वो। तो बुद्ध के काल में पाटलिग्राम जैसा नगर था, यानी कि गांव था, पाटलिग्राम जैसा गांव था बुद्ध के काल में। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः, यहाँ पे भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, यहाँ पे भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। तेन कथितम आसीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, कहता है उसने कहा था कि यह ग्राम जो है, यह गांव जो है वो महानगर बनेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव जो है, यह जो पाटलिपुत्र गांव है, ये एक दिन महानगर हो जाएगा। लेकिन किंतु कलहस, कलहस मतलब झगड़ा का, अग्निदाहस अगलग्गी का, जलपुरस बाढ़ का। भगवान बुद्ध ने कहा कि लेकिन कलह का, झगड़ा का, उसके बाद अग्निदाहस अगलग्गी का, आग लगने का, जलपुरस बाढ़ का, भयात भय हमेशा सर्वदा क्रांतम हमेशा रहेगा। मतलब कहता है कि पाटलिपुत्र में ये तीनों चीज का भय, झगड़ा का, अगलग्गी का और बाढ़ का डर जो होगा हमेशा हमेशा बना रहेगा। ये किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये तीनों चीज का डर रहेगा, यहाँ पे बराबर होते रहेगा ये तीनों चीज। कालांतरेण, बाद में बहुत दिन बाद में, कालांतरेण कुछ समय बाद में, पाटलिपुत्र ग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथ्यते, तो पाटलिपुत्र गांव ही क्या बना? पाटलिपुत्र ऐसा नाम जाना गया, ये महानगर बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस नगरस शोभा पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य वंश के शासक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस नगरस शोभा, रक्षा व्यवस्था, उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट आसादित, ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गलती लिया है, तो अति उत्कृष्ट सादत, ये इसके बारे में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा,
रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था, बहुत ही उत्कृष्ट था। कहता है यूनान राजदूत, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। राजदूत क्या होता है? राजदूत होता है वो आदमी जो एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में कोई राजदूत कर रहा होगा, रूस में कोई राजदूत कर रहा होगा, इसी तरह जो यूनान का राजदूत रहता था उस समय, तो उसने उसका नाम था मेगास्थनीज। उसने अपना संस्मरण ग्रंथों में बताया है कि अस्य नगरस वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। कहता है उसने अपने संस्मरण ग्रंथों में बताया है इस नगर का वैभव जो है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? अशोक को। अशोक का नाम प्रियदर्शी भी कई सारा अभिलेख में यदि पढ़िएगा उसमें प्रियदर्शी अशोक कहा जाता है। अशोक का नाम बहुत कम अभिलेख में अशोक कहा गया, अधिकांश जगह पे उसको प्रियदर्शी कहा जाता है। तो प्रियदर्शी ने अशोक, ऐसा उसका नाम लिया जाता है अशोक का। ये दोनों मिला के हम लोग नाम ले लेते हैं प्रियदर्शी अशोक। अभी तो हम लोग महान अशोक बोलते हैं इसको। तो प्रियदर्शी अशोक समय सुतराम, सुतराम मतलब कि बहुत ही बेहतर। प्रियदर्शी अशोक के समय में यह बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही समृद्ध था। कौन सा क्षेत्र? पाटलिपुत्र। उसके बाद है इसका हम लोग पढ़ लिए किसमें, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बसा हुआ। बुद्ध बहुत समय यहाँ पे क्या होते आए थे, यहाँ पे कहा था कि जहां पे भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे और उसने कहा था कि यह गांव महानगर होगा। लेकिन यह कलह, अभी बता दिए संस्कृति में, कलह का मतलब झगड़ा का, अग्निदाह का मतलब अगलगी का, बाढ़ का भय हमेशा यहाँ पे रहेगा। कालांतरण मतलब कुछ समय बाद, काल मतलब होता है समय, तो कालांतरण मतलब कि कुछ समय बाद यही पाटली गांव जो हुआ यह पाटलिपुत्र बन गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त का ही पोता था अशोक, चंद्रगुप्त का ही पोता है अशोक। जब आप लोग पढ़िएगा हिस्ट्री तो उसी का पोता है अशोक, तो उत्कृष्ट थी। कहता यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथ में निरूपित करते हैं कि इस नगर का वैभव जो है प्रियदर्शी अशोक के समय में बहुत ही समृद्ध था। तो अशोक के समय में किसने बोला? वो बोला है किसने? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किससे रिलेटेड है? अशोक से रिलेटेड है। तो पूछेगा कि किसके समय में बोला है कि उत्कृष्ट था, तो मेगास्थनीज ने बोला था अशोक के समय के बारे में। तो ये याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद है बहुकालम पाटलिपुत्रस प्राचीना प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मृति। कहता है बहुत कालों से पाटलिपुत्र जो है सरस्वती की परंपरा का प्रवर्तन करते आता रहा है। यहाँ पर मतलब ज्ञानियों का पदार्पण होता रहा, या तो ज्ञानी पैदा हुए या दूसरे जगह से जो लोग आए वो ज्ञानी हुए। तो इसलिए कहता है कि सरस्वती का परंपरा है। राजशेखर नाम के कवि ने अपने काव्यमीमांसा, तो पूछे काव्यमीमांसा किसका था? तो राजशेखर का काव्यमीमांसा था। तो राजशेखर के काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में शिक्षा प्रमुख ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है ये? शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। तो राजशेखर का ग्रंथ, उसका नाम है काव्यमीमांसा ग्रंथ। कौन किस चीज का है? शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में वो संस्मरण करते हैं कि अत्रोप, यहां पर उपवर्ष, उपवर्ष वर्ष, ये सब नाम है, ऋषि का नाम है। उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, वरुचि, पतंजलि, इह परीक्षिता मतलब ज्ञान को प्राप्त किए, और ख्याति पुंजम, परीक्षित मतलब पढ़े और ख्याति को प्राप्त किए। तो कहता यहाँ पे कौन सा? उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, वरुचि, पतंजलि, यहाँ पे पढ़े और ज्ञान ख्याति को प्राप्त किया, मतलब लोकप्रिय हो गए वो आंसर। किसी के बारे में यहाँ पे पाणिनि, पिंगल, व्याही, वरुचि, पतंजलि यहाँ पे परीक्षा हुई, मतलब यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति किए और ख्याति को प्राप्त किए, लोकप्रिय हुए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदेशु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुरम व प्राप्यते।
कहता है बहुत सारे ग्रंथों में, कुछ प्राचीन ग्रंथों में कहता है कि पुराण, कह रहा है कि कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु पुराणादिषु, तो पुराण आदि में क्या कहा है, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर है। कुसुम मतलब फूल, क्योंकि यहाँ पे गुलाब का खेती होता था, इसलिए इसका नाम कुसुमपुर है। कुसुमपुर या पुष्प, पुष्प मतलब भी फूल। तो कहता है कि पुराणों में, कई सारे ग्रंथों में, जैसे कि पुराण में इसके नाम है कुसुमपुर या पुष्पपुर, ऐसा ज्ञात होता है। उसके बाद लिखा है कि अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति अस्म। कहता है कि बहुत जगह से यह ज्ञात होता है कि इस नगर के बगल में पुष्प का मतलब फूल का बहुत ज्यादा खेती होता था। बहुत जगह से यह ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूल का बहुत ज्यादा खेती होता था। उसके बाद कहता है पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकार रचना आश्रिता। तो कहता पुतलिका रचना आश्रिता प्रचलित। कहता है कि बहुत जगह ऐसा पाटलिपुत्र जो शब्द है, वो पाटल पुष्प, पाटल मतलब होता है गुलाब, पाटल मतलब होता है गुलाब के फूल, और कह रहा है पुतलियों का मतलब पुतलियों की रचना, यहाँ पे कुछ ऐसी रचना होती थी, वो फूल से बनाया जाता था। कहां तक बताइए? पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतली का रचनाम आश्रित प्रचलिता। कह रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्प नाम मतलब गुलाब के फूल के, और कहता पुतलिका रचना, तो कहा पुतलिका, कई जगह इसमें बारे में बताया जाता है कि पुतलिका का मतलब खिलौना भी होता है। तो उस समय जो सामान बन रहा होता, तो बहुत सारा सामान जो है वो गुलाब के फूल से बनाया जाता था, कुछ ऐसे रचना बनाया जाता था, जिसके नाम से हम इसका नाम पड़ा है पाटलिपुत्र, ऐसा नाम प्रचलित हुआ है। कहता कि शरद काले मतलब शरद काल में, शरद ऋतु के समय में, कहता नगरे अस्मिन्, इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। कहता है कि शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। तो पूछेगा गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कहता है यह बहुत ज्यादा प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभवूत्। कहता है कि वहां पे क्या होता था, सभी जगह सभी जन जो था, सभी आदमी आनंद मग्न हो जाता था। जैसे कि संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तदृश्य एवं समारोह दृश्यते। तो आज के समय में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नगर में कौमुदी महोत्सव इस महान प्रचलित था। कहता है कि यहाँ पे पुतलियों का रचना किया जाता था। और उसके बाद कहा गया है कि शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कहता था कि आज के समय जैसे कि दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जिस तरह आज के समय दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी तरह गुप्त वंश शासन काल में कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ऐसे ही आनंद मग्न होते थे लोग, बहुत ज्यादा समय तक ये मनाया जाता था। तो ये बेहतरीन महोत्सव था। इसके बारे में गुप्त वंश शासन काल में बहुत ज्यादा प्रचलित था। वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे। और कहता था इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। आज के समय में दुर्गा पूजा जैसा है, उसी समय गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त शासनकाल में उसी तरह कौमुदी महोत्सव था, जैसे आज हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। काल चक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमित जीर्णताम अभूव। कहता है कि कुछ समय बीतने के बाद क्या हुआ कि कहता है कि काल चक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभव। कह रहा है कि कुछ समय बाद, यहां पे लिखा है काल चक्रवशात् मतलब कुछ समय के बाद कहता है मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो हुआ
1000, यहाँ पे लिखा है 1000 वर्ष। वर्ष सहस्र, वर्ष मतलब होता है वर्ष और सहस्र मतलब होता है हजार। 1000 वर्ष के आसपास ये जीर्णता को प्राप्त हो, मतलब ये जीर्ण हो गया। जीर्ण मतलब बहुत ही खंडहर टाइप का, मतलब खराब होने लगा, मतलब कि जीर्ण को प्राप्त होता गया, मतलब ये नगर अब पुराना होता गया, खराब होता चला गया। कहता है तस् संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। कहता उसका जो है संकेत साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। कहता उसके बारे में संकेत साहित्य ग्रंथ, कौन सा साहित्य ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस से प्राप्त होता है। तो पाटलिपुत्र जीर्णता को प्राप्त हो गया, पाटलिपुत्र जीर्ण हो गया 1000 वर्ष के आसपास। मध्यकाल जब आया तो मध्यकाल के आसपास क्या हो गया? ये जीर्ण हो गया। इसके बारे में किसमें मिलता है? तो इसके बारे में हमें मिलता है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में। मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस में, ये हमको मिलता है कि ये पाटलिपुत्र जो है 1000 वर्ष के बाद लगभग मध्यकाल में ये जीर्ण हो गया ये शहर। उसके कहता है मुगल वंश काले अस्य नगरस समृद्धो जाता। कहता है मुगल शासनकाल, मुगल मतलब ये जो बाबर जब से आता है उसको कहते हैं हम लोग मुगल का शासनकाल। ये 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी के आसपास तक ये शासनकाल रहा मुगलों का। सबसे लंबा शासनकाल सोच सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबा शासनकाल रहा। इसमें शुरू बाबर और लास्ट शासक हुआ बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो उसका शासनकाल ही हम लोग को कहते हैं मुगल वंश का शासनकाल। तो मुगल वंश के शासनकाल में यानी कि बाबर, उसके बाद जो हुमायूं, अकबर, इस तरह का जो हुआ उसके शासनकाल में क्या हुआ? ये समृद्ध हुआ, बहुत ही ज्यादा समृद्ध हुआ। इसके बारे में यहां पे लिखा हुआ कि मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार समृद्ध हुआ, यानी कि ये नगर समृद्ध हुआ। उसके कहता आंग्ल शासनकाल, आंग्ल मतलब अंग्रेज, अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र सुतराम विकास हो जाता। कहता है कि अंग्रेज के शासनकाल में, अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो है बहुत ज्यादा विकास हुआ। यहां पे लिखा हुआ है कि अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र का बहुत विकास हुआ। तो अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र का विकास हुआ। तो किसके काल में? तो ये हुआ मुगल के शासनकाल में भी हुआ और अंग्रेज के शासनकाल में भी हुआ। पर मध्यकाल में 1000 वर्ष के बाद क्या हुआ था? ये जीर्ण हो गया था, जिसको सही करने में मुगल और अंग्रेज का योगदान रहा। उसका कहता नगरम इदम मध्यकाले एवं पटनेती नामना प्रसिद्धम आगत। कहता है कि यही नगर जो हुआ मध्यकाल में पटना जैसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहता है यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहता अयम च शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गत। कहता यह शब्द जो है, यह शब्द पत्तन शब्द से ज्ञात होता है। मतलब ये शब्द पत्तनम, पत्तनम मतलब पत्ता भी कह सकते, तो उससे यह शब्द निर्गत होता है, मतलब निकलता है। इसके बारे में एक चीज और कहा था, इसके बारे में लिखा जाता है कि नगरस पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूजते। इसके बारे में एक चीज और कहा जाता है, ये तो पतनम शब्द से निकला ही है, एक शब्द और कहा जाता है कि ये पटन देवी इस नगर की पालिका है, मतलब इस नगर का पालन पोषण करती है पटन देवी, इसलिए इस नगर का नाम पटना रखा गया। तो इसके में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि इसका नाम तो या तो पत्तन से निकला है या तो पटन देवी का पूजा किया जाता है तो उससे भी निकला है। उसके बाद कहा जाता है, इसके बारे में लिखा जाता है इस नगर के पालनकर्ता कौन है? पटन देवी की पूजा की जाती है। आज के समय में भी पटन देवी की पूजा की जाती है। तो पूछेगा इसमें से इस नगर में किसकी पूजा की जाती है? पटन देवी की। याद करेंगे तो हम लोग याद करेंगे कि इस नगर में पटन देवी की पूजा की जाती है। और इसका निर्गत किस नाम से हुआ पटना का? तो पत्तन शब्द से निर्गत हुआ है पटना। पटना किससे निर्गत हुआ है? पत्तन शब्द से। और किस देवी की पूजा की जाती है? पटन देवी की पूजा की जाती है।
संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस राजधानी च अस्ति। कहता है कि इस समय पाटलिपुत्र जो है बहुत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। कहता है इस समय जो पटना है वो क्या है, बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र तो अब नहीं रहा, तो अब तो पाटलिपुत्र एक शहर है, वहां का एक जगह है, पटना में के ही आसपास एक जगह पड़ता है, उसका नाम है पाटलिपुत्र। तो अब पटना ज्यादा बड़ा हो गया, तो वो पटना पूरा का पूरा क्या है, बिहार की राजधानी है। इसी के बारे में लिखा है बिहार की राजधानी है। कहता अनुदिनम नगरस विस्तार भवति। कहता आज के दिनों में आए दिन इसका क्या होता है, विस्तार होता है। तो कहता आए दिन नगर का विस्तार हो रहा है। तो दिनों दिन क्या हो रहा है, पटना नगर बढ़ रहा है। इसका कारण एक हो सकता है जनसंख्या भी, तो जनसंख्या के कारण ये नगर एक्सपेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अस्यो उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में, उत्तर में गंगा नदी बहती है। यहाँ पर लिखा भी है कि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है या बह रही है। उसके बाद कहता है तस्या ऊपरी गांधी सेतु निर्माण एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्मयान वर्तते। कहता है कि इसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर जो है एशिया का सबसे बड़ा गांधी सेतु का निर्माण किया गया है। तो गांधी सेतु जो है एशिया का सबसे बड़ा सेतु है गंगा नदी के ऊपर। उसी पे कौन सा रेल सेतु भी, मतलब ट्रेन के लिए भी पुला बनाया जा रहा था। ये बहुत पुराना बुक है, तो अब तो पुला वुला बन गया है, ये बहुत पुराना बुक है, इसलिए इसमें अभी भी कहा जाता है कि ये निर्माण इस पे हो रहा है। पर अब इसका तो निर्माण हो गया, तो रेल का निर्माण हो रहा है ऐसा लिखा गया है, लेकिन अब तो इसका निर्माण हो चुका होगा। तो रेल सेतु, और इसमें पूछेगा कि गंगा नदी पे कौन सा पुल है एशिया का सबसे बड़ा, तो गांधी सेतु। गांधी सेतु क्या है, वो एशिया का सबसे बड़ा पुल है जो गंगा के ऊपर है। और गंगा कहां बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में बहती है, जिस पर गांधी सेतु एशिया का सबसे बड़ा पुल है। इसके बाद लिखा गया है नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविको उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। कहता है इस नगर में क्या है, इस नगर में उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर संग्रहालय। संग्रहालय मतलब इसमें बहुत सारा जो पुराना पुराना चीज है उसका पुराना पुराना अवशेष, पुराना पुराना जो चीज मिला है उसको यहाँ पे रखा गया है, तो जाके देख सकते हैं पुराना पुराना चीज था। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है, सचिवालय है, उसके बाद है गोलगृहम मतलब गोलघर है, तारामंडलम, तारामंडल होता है जिसमें जाइए वहां पे आपको सब चीज दिखाई, जितना ग्रह है, नक्षत्र है, तारा है, ये सब चीज वहां पे दिखाया जाएगा। उसके अंदर जाइएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जाइए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा तारामंडल। जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान है शायद, तो वो जाइएगा तो वहां पे बहुत सारा अलग अलग जानवर, अलग अलग चीज देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद मौर्य कालिक अवशेष, तो मौर्य काल का अवशेष मिला है, जो वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य या फिर उसका पुत्र या फिर अशोक या इसके आसपास जो आदमी थे उसका जो अवशेष है वो भी वहां पे मिला है। उसके बाद महावीर मंदिर, महावीर मंदिर पटना जंक्शन के जस्ट बगल में पड़ता है, वहां पर जाइएगा तो वो बहुत बेहतरीन मंदिर है और वहां पर दर्शन के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगता है। वहां पे मिठाई भी खूबसूरत मिलता है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट मिठाई मिलता है। और उसके बाद कहा जाता है कि महावीर मंदिर का अपना एक कैंसर अस्पताल है जो बहुत ही बेहतरीन है। ये पटना के या अलग अलग लोग भी वहां पे इलाज कराते हैं कैंसर का, तो ये बहुत बेहतरीन मंदिर है। यहाँ पे बहुत लोग दान देते हैं और ये मंदिर कैंसर रोगियों के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो ये मंदिर बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मंदिर पटना जंक्शन के जस्ट बगल में है। जो लोग भी पटना गए होंगे तो शायद ये मंदिर तो जरूर ही गए होंगे देखने। तो कहता है ये देखने का जगह है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, तारामंडल है, गोलघर है, जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान है, उसके बाद है मौर्य कालिक अवशेष है और महावीर मंदिर है, पटना जंक्शन के जस्ट बगल में ये है। उसके बाद है
कि पाटली प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस जन्मस्थानम गुरुद्वारे इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कहता है कि प्राचीन नगरों में तथा प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वार नाम से प्रसिद्ध है। कह रहा है कि ये जो नगर है, यहाँ पर लिखा भी हुआ कि प्राचीन नगर में सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे उसमें 10 गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव जी पहला गुरु और लास्ट गुरु जो हुए हैं वो गुरु गोविंद साहब हुए हैं। तो गुरु गोविंद साहब का जन्म स्थान जो है वो पटना ही है। तो पटना में उसका जन्म हुआ, इसलिए वो जो जगह है, ये जगह सिख धर्म के लिए भी, बौद्ध धर्म के लिए भी और जैन धर्म के लिए, सबके लिए पटना के आसपास का जगह, जैसे राजगीर है, बोध गया है, ऐसा जगह बहुत ज्यादा पवित्र है, क्योंकि यहाँ पे सिख धर्म के जो गुरु हुए दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। इसको हम लोग गुरुद्वार या नाम से जानते हैं। इसके बारे में सिख धर्म के संप्रदाय के लिए पूजनीय स्थल है, क्योंकि गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो गुरुद्वारा क्यों जाना जाता है? पटना के एक जगह है, वहां पे गुरुद्वारा है, क्योंकि वहां पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पूछेगा गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। उसके बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। गुरु के स्थान पे गुरु ग्रंथ साहिब जो एक किताब है सिख धर्म का, उसको ही गुरु का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। तो सबसे लास्ट गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद जो उसका गुरु हुआ वो है गुरु ग्रंथ साहिब, एक किताब को ही गुरु मान लिया गया उसके बाद। तो सबसे लास्ट गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है वो पटना है, जिसको हम लोग गुरुद्वारा कहते हैं। इसलिए सिख धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। उसके बाद क्या गया? तत्र देशस्या तीर्थयात्रिण दर्शनार्थ आयन्ति। कहता कि वहां इस अलग अलग तत्र देश के अलग अलग जगहों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो दर्शन के लिए आएंगे क्यों? क्योंकि सिख धर्म के बहुत सारे अलग अलग जगह पे लोग हैं, तो वो गुरुद्वारा आते हैं। किसके लिए? दशम गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को देखने के लिए। तो बहुत सारे तीर्थयात्री जो हैं देश के अलग अलग भागों से आते हैं देखने के लिए, पटना के धार्मिक स्थलों को और अलग अलग स्थलों का देखने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनम इति। कहता है कि इस प्रकार पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। अब सोचिए 2500 वर्ष से, उसका इतिहास कहां से 2500 वर्ष से शुरू हो रहा है और अभी तक अपने आप को दुनिया में एक अच्छा जगह के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। उस समय मगध के आसपास का जगह है ये, तो मगध उस समय का सबसे बड़ा नगर उस समय मगध है। और आज के समय में भी, हालांकि आज का उसका जो प्रभुत्व है उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन आज भी वो बेहतरीन जगहों में गिना जाता है। तो प्राचीन काल से लेकर के अभी तक ये वैभव को धारण करता आ रहा है। कहता है यहाँ पे बहुत सारे संग्रहालय सब देखने के लिए। कहता पर्यटन मानचित्र पे नगरम इदम महत्वपूर्णम। कहता है पर्यटन के मानचित्र पे यह नगर जो है महत्वपूर्ण है। पर्यटन के मानचित्र पे यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारा चीज है, क्योंकि इसके बगल में राजगीर है, बोध गया है, और पटना खुद में खुद बहुत वैशाली है। यहाँ पे वैशाली भी जाइए बगल में, बोध गया जाइए, राजगीर जाइए, पटना, ये सब क्षेत्र जो है बहुत ही सुंदर है देखने के लिए। यहाँ पे पर्यटन मानचित्र पे यह नगर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे एक और पाठ होगी और उसके बाद आप लोग का प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।